गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करते हैं मुद्रा निर्गम के बारे में कि जो करेंसी है, जहाँ से करेंसी को निर्गमित किया जाता है, अर्थात पूरे देश में मुद्रा को भेजने वाला कौन सी कोई ना कोई तो संस्था होगा ना, ताकि वो मुद्रा यानी रुपया यानी पैसा सभी जगह पहुंच सके। तो किसके माध्यम से वो आता है, उसे निकासी यानी उसको जारी कौन करता है, इशू कौन करता है। निर्गम माने इशू करना, जारी करना। तो वो है हमारे भारत में एक ही बैंक, और वो बैंक है कौन? आपका जो है आरबीआई, अर्थात आपका जो है भारतीय केंद्रीय रिजर्व बैंक, सॉरी है ना, रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको ऐसे बोल सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी आप इसको ये भी कह सकते हो केंद्रीय बैंक, आरबीआई। ठीक है, तो ये है जो पूरे बैंकों को, मतलब ये कहा जाए तो बैंकों का बाबूजी है। बाबूजी मतलब समझते हो ना, पिताजी। ठीक है, तो बैंकों का बाप है, जो कि वही वही एक, जैसे मान लो, अब आओ थोड़ा सा उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा संस्था है जिसको हम कहते हैं आरबीआई। आरबीआई, आर से मतलब होता है रिजर्व, रिजर्व का मतलब संरक्षण, जहाँ पे आपको संरक्षित करके पैसा रखा गया है। बी यानी बैंक, आई माने इंडिया। कहाँ का बैंक है ये? इंडिया का, अर्थात भारत का बैंक। ठीक है, भारत सरकार का बैंक, इसको समझो। किसका? भारत सरकार का बैंक। और यही क्या करता है, यही सबको पैसा, मतलब ये देखिए, ये जो बैंक है आरबीआई, ये जितने बैंक है, स्टेट बैंक है ना, आईडीबीआई, सेंट्रल, केंद्रीय बैंक, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, सभी बैंकों को ये क्या करता है, पैसा को निर्गमित करता है, पैसा को इशू करता है। उसके बाद ही आप तक वो पैसा पहुंच पाता है। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे कि आरबीआई एक ऐसा बैंक है, आरबीआई एक ऐसा संस्था है जो कि सभी बैंकों को पैसा देने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो आप आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ये जो है 1934 के अधिनियम के तहत किया गया आरबीआई का जो है गठन। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला बात। ठीक है, ये बस जनरल नॉलेज के बारे में मैं थोड़ा सा बता दिया आपको, हालांकि वो आपको जानने की ज़रूरत था भी थोड़ा मोड़ा, और जानना भी चाहिए। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। मुद्रा के बारे में आप कल ही जान चुके हैं, है कि नहीं, कि मुद्रा का मतलब होता है रुपया, पैसा, अर्थात करेंसी, नोट। ओके, निर्गम का मतलब जहाँ से पैसा इशू होता है, अर्थात कह रहा है कि मुद्रा का इशू यानी मुद्रा को निकासी यानी बाहर भेजना किसका काम है? तो आरबीआई का, यानी केंद्रीय बैंक का। ठीक है, आइए जानते हैं। प्रत्येक देश अपने देश की मुद्रा का निर्गम केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा ही करता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक के द्वारा करता है। यह केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का भी बैंक होता है। मैंने कहा कि बैंकों का बाप। ठीक है, क्या कहा? बैंकों का बाप, यानी बैंकों का बैंक होता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। यह भारत की सभी मुद्रा को छापने, निर्गमन यानी निर्गम करने के लिए अधिकृत एक संस्था है। ठीक है, सिक्कों को भारत सरकार जारी करती है, और सिक्कों को कौन जारी करती है? भारत सरकार जारी करती है। और हमारे आसपास दिखने वाले सभी बैंक वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं, अर्थात कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। जितने भी आपके आसपास जो बैंक दिख रहे हैं, स्टेट बैंक दिख रहा होगा, आईडीबीआई दिख रहा होगा, ठीक है, एचडीएफसी देख रहे होंगे, पंजाब नेशनल बैंक देख रहे होंगे, ये सब
कमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, तो ये सब कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। इन्हें संचालन की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक ही देता है, अर्थात इस बैंकों को चलाने के लिए अनुमति कौन देता है? भारतीय रिजर्व बैंक देता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। यह सभी वाणिज्यिक बैंकों की नीतियों और नियमों का निर्धारण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां भी वाणिज्यिक बैंकों के आधार नीतियां यानी वाणिज्य बैंकों की उधार लेन देन जमा राशि पर ब्याज दर सहित उनकी सभी आर्थिक नियमावली को तय करता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो है बैंक काम करता है। देखिए ये आरबीआई का लोगो है। ठीक है, ये लोगो जो दिख रहा होगा आपको, ये लोगो आरबीआई का है। लिखा हुआ है ना इस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो है दिल्ली में आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का, ये भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली का ये मुख्यालय है। आप देख लीजिए यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली का भारतीय रिजर्व बैंक कैसा है, ये है। ठीक है, और वैसे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो ये वहाँ का दिल्ली वाला सीन दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना। आइए देखते हैं। आइए हम आगे देखते हैं आपका जो है, आइए हम कुछ देशों की मुद्राओं और उन्हें जारी करने वाले बैंकों के जानकारी प्राप्त करें। हमने देखा कि सभी देश अपने अपने केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही अपनी मुद्रा और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। ठीक है, प्रत्येक देश की मुद्रा में उसके देश की कई महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे इतिहास और व्यक्तियों की जानकारियां हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। हम कुछ देशों की मुद्राओं से उनके विषय में रुचिकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब आइए देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए अलग अलग देशों का बैंक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत। तो भारत का अभी आपने देखा, ये इतना सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा, है ना, ऐसा। भारत को आपने देखा कि भारत का मुद्रा है रुपया, और भारत का जो है बैंक है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का बैंक है, केंद्रीय बैंक जिसको कहते हैं। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम है या रुपया का नाम टाका। ठीक है, और इसका जो है बैंक है बांग्लादेश बैंक, जैसे भारतीय बैंक है ना हमारे यहाँ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ बांग्लादेश बैंक। रूस में रुपया को क्या बोलते हैं? रूबल। और यहाँ बैंक ऑफ रसिया है। क्या है? बैंक ऑफ रसिया। अफगानिस्तान में अफगानी रुपया को अफगानी बोलते हैं, और बैंक को सेंट्रल ऑफ अफगानी। ठीक है, उसी प्रकार आपका चीन का है। चीन के रुपया को क्या बोलते हैं? युवान। चीन के रुपया को युवान बोलते हैं। युवान बोलते हैं। यहाँ का बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर बोला जाता है। क्या? रुपया को डॉलर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ का बैंक आपका फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जापान है। ठीक है, जापान के रुपया का नाम, यहाँ चीन में युआन था तो यहाँ एन है। एन य में एक मंत्र लगाइए, एन। ठीक है, और यहाँ भी सेंट्रल बैंक ऑफ जापान। ठीक है, यानी केंद्रीय बैंक ऑफ जापान। तो इस तरह से ये आपका जो है हो गया
जापान का। ये आप देख लिए 6-7 देशों का। भारत का जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बांग्लादेश का बांग्लादेश बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, उसके बाद रूस का पैसा रूबल, और बैंक ऑफ रसिया। ठीक है, इसी तरह से है वहाँ पे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि बैंक का कार्य कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं बैंक का कार्य, यानी ये बैंक कार्य कैसे करती है। ठीक, देखिए हमने देखा बैंक का फर्ज बनता है, हमने हमने यानी हमने देखा देखा बैंक का फर्ज बनता है कि मांगने पर खातेदारों को नगद पैसा अदा करे। कभी भी आप बैंक में अगर जाते हैं पैसा लेने, तो आप जैसे ही पैसा डिमांड करते तो कभी नहीं कहता कि हम पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये उसका कार्य है। ठीक, बैंक के अनेक खातेदार होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे खातेदार अपने सारे पैसे निकालने बैंक आ जाएं। मानो किसी बैंक के पास 2000 खातेदार हैं, तो किसी एक दिन में 25-50 लोग नगद मांगने आएंगे। शायद महीने के शुरुआत में ज़्यादा और बाद में कम। यदि किसान खातेदार हैं तो बोने के समय ज़्यादा नगद की मांग होगी, और फसल काटने के समय पैसे जमा होंगे। हर दिन कुछ ही लोग नगद पैसे निकालने आते हैं। और आगे चलते हैं, और कुछ लोग जमा भी करते हैं। बैंकों को अपने अनुभव से पता चल जाता है कि दिन भर में लगभग कितने नगद पैसों की जरूरत हो सकती है, उतने पैसों का बैंक प्रबंध कर लेती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाया है कि किसी भी बैंक के पास नगद की कमी ना हो। मांगने पर लोगों को अपने पैसे नगद में दिए जाएं, इस वचन में विश्वास बनाए रखना होता है। आमतौर पर सभी लोग अपना पैसा नगद मांगने नहीं आते, वे उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर नगद निकालते हैं या फिर चेक से लेन देन करते हैं। अतः सवाल उठता है कि बैंक इन खातों में लोगों द्वारा जमा पैसों का क्या करती है। सवाल ये उठता है कि भाई बैंक में जो जमा है पैसा, उसको सरकार करती क्या है। सरकार उस पैसा को बैंक में रखती नहीं है, ध्यान रखना। उस पैसे से वो उपयोग करता है, उस पैसे को जो है बैंक में डाल देता है, अलग विदेशों के बैंक में, या उसको बिजनेस में लगा देता है, ताकि उसको क्या मिले, उससे ब्याज मिले और उसका कमाई हो। ठीक है, देखिए बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं, लोगों के पैसे जमा करने के लिए खाते खोलना और लोगों की जरूरत के लिए कर्ज या ऋण देना। यह कार्य की एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। ठीक, आपने अक्सर सुना होगा कि दुकान लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, ट्रैक्टर या मोटर खरीदने के लिए बैंक लोगों को लोन या कर्ज देती है। लोगों को कर्जा देने के लिए बैंक के पास धन कहाँ से आता है। आपने देखा कि बहुत से लोग अपने बचत के पैसे बैंक के बचत या मियादी खातों में जमा करते हैं। बैंक में जमा पैसों से बैंक दूसरों को उधार या लोन देती है। कर्जदारों से जो ब्याज मिलता है उसी में से पैसा जमा करने वालों को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है। ठीक है, और बैंक को चलाने के लिए खर्च किया जाता है। ठीक, तो आगे आइए, क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा चित्र, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये यहाँ देखिए जमा करता है, यानी जमा करने वाले लोग पैसा जमा करते हैं और लोग पैसा निकालते भी हैं। कुछ पैसे लोग निकालते हैं और कुछ जमा करते हैं। इधर देखिए ऋण ग्रहीता, यानी कुछ लोग ऋण लेते हैं तो कुछ लोग ऋण का ब्याज जो है, लोग ब्याज सहित ऋण लौटाते हैं। ये दो, आप बैंक में आप ऐसा देखे होंगे,
दो लाइन लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा, एक जमा करने वाला का, एक निकालने वाला का, एक तरफ ऋण लेने वाला का, एक तरफ ऋण जमा करने वाला का। ये दो जो है लाइन हमेशा लगा रहता है। बैंक में कभी आप जाएंगे तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं, लेकिन इससे पहले कि आपको एक क्वेश्चन दे दूं, हमारे आस पास दिखने वाले बैंक वाणिज्य बैंक क्यों कहलाते हैं, चर्चा कीजिए। देखिए, कॉमर्शियल, वाणिज्य माने व्यापारिक से संबंधित, पैसे का लेन देन करना, व्यापार को भी देते हैं। अक्सर देखिए वो बड़े बड़े व्यापार को भी पैसे कर्ज में देते हैं ताकि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बैंक पैसा कमा सके ऋण लेकर के। ठीक है, इससे होगा यह कि जब बैंक अपना पैसा व्यापार को देगा ऋण में, है, तो उससे उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो उससे बैंक को कमाई होगा। ठीक है, तो ये कमर्शियल बैंक सब कहलाते हैं, जितने भी दिखते हैं। आप जब उसको एक बार ध्यान से सुनेंगे तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम अब देखते हैं साख। ठीक है, साख को समझते हैं, ये ऐसा शाख। ठीक है, आइए देखते हैं साख क्या होता है। शाख, कल मैं बताया था आपको, साख का मतलब होता है क्रेडिट, अर्थात ऋण लेने का जो आपके पास एक क्रेडिट होता है, आपका एक व्यवहार होता है, उसे बैंक चेक करते हैं कि क्या ये व्यक्ति फ्रॉड व्राड तो नहीं है। जैसे मान लीजिए नीरव मोदी भग गए, ठीक है, विजय माल्या भग गया, इसी तरीके से। ठीक है, तो वो चेक करता है बैंक कि क्या व्यक्ति सही है या फालतू का ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा वैसा नहीं देगा, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये साख ऋण देने से पहले देखिए, हम अपनी आवश्यकता की अनेक वस्तुओं को खरीदने के लिए प्राय अपने पास रखे रुपयों का उपयोग करते हैं। हमें कई बार ऋण लेने की जरूरत होती है। हम अपने परिचित, स्वजन, व्यापारी या फिर ऋण देने वाले संस्थाओं जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाओं से उधार प्राप्त करते हैं। बैंक, व्यक्ति या फिर अन्य संस्थाएं, है ना, अन्य संस्थाओं द्वारा, ठीक है, संस्थाएं हमारी क्या करती है, हमारी वित्तीय क्षमता का आकलन करके ऋण प्रदान करती है, जिन्हें हम कुछ समय बाद ब्याज सहित क्या करते हैं, चुका देते हैं। ठीक है, लौटाते हैं। हमें कई बार व्यापारी पैसे चुकाने के लिए समय देते हैं या सामान खरीदने के लिए पहले पैसे देते हैं। इन्हीं सभी ऋण या ऋण जैसी परिस्थिति को हम साख कहते हैं। ठीक है, साख हमारी वर्तमान और भविष्य की कई आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये हमारी तात्कालिक क्रय क्षमता अर्थात खरीदने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। वहीं बैंक या फिर व्यक्ति हमें ऋण देने की एवज में ब्याज के रूप में किराया प्राप्त करते हैं। यह ब्याज हम बैंक के पैसों को उपयोग करने के बदले में किराए की तरह कुछ समय के अंतराल में मूल राशि के साथ चुकाते हैं। इस तरह किसी संस्था या व्यक्ति के उधार से जहां एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की चीजें मिल जाती है, वहीं दुकान की कुछ चीजें बाजार में ग्राहकों को ऋण सुविधा देने पर बिक जाती है। यह व्यवस्था ग्राहक और दुकानदार दोनों के बीच होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तत्कालिक हित साधने में सहायक होती है। तत्कालिक हित साधने का मतलब कह रहा है कि तत्कालिक अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये जो है अच्छा होता है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। ठीक है, सुरेश एक कामकाजी व्यक्ति है, उसे मासिक नियमित आय प्राप्त होती है। वह अपनी सीमित आय से अपने लिए एक आवास नहीं बनवा पाता है। उसे आवास ऋण से अपना मकान बनाने के लिए शर्तों पर ऋण मिल जाता है। सुरेश द्वारा बैंक ऋण लेकर मकान बनाने के कारण
मकान से जुड़े लोगों जैसे भवन निर्माण, सामग्री विक्रेता, कारीगर सभी की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री बढ़ती है। इससे समग्र रूप में आय स्तर में वृद्धि होती है। सुरेश का नवनिर्मित मकान बैंक या ऋणदाता के पास बंधक के रूप में रहता है, जिसे वह ऋण की राशि ब्याज सहित चुकाने पर 10 वर्ष बाद बंधक मुक्त कर पाता है। प्रायः सभी प्रकार के ऋण नगद या संपत्तियों को बंधक रखने पर ही प्राप्त हो पाती है। यहाँ ऋण सकारात्मक भूमिका अदा करती है। देखना क्या होता है कि कहीं पे ऋण जो है सकारात्मकता जो है भूमिका अदा करता है, लेकिन कहीं पर क्या होता है, नकारात्मक। अब यहाँ पे सकारात्मक कैसे किया कि जैसे मान लीजिए जो सुरेश था, वो सुरेश पैसा कमाता था और पैसा कमा करके उसे धीरे धीरे करके भर लेता है। अब भर लेता है और जैसे ही ऋण निकालता है तो उससे सभी लोगों का, कई लोगों का कमाई बनता है। जैसे मान ले काम करने वाले व्यक्तियों को कुछ दिन तक, जब तक उसका घर बनता है तब तक उसमें लोग काम करते हैं, तो काम करते हैं तो उन लोगों को रोजगार मिलता है। सामान जैसे छड़ लाना है, सीमेंट लाना है, सरिया लाना है, कई तरह की ऐसे एक एक चीज़ें हैं जो कि दरवाज़ा उसमें लगाना है तो दरवाज़ा के लिए, तो वो दुकान में क्या होते हैं, सब बिकते हैं और वो खरीदता है, तो उन लोग का भी कार्य हो जाता है। ठीक है, तो कई तरह की। लेकिन यहीं पे आइए देखते हैं कि जब जब ऋण लोग जो है ऋण लेते हैं और उसको नहीं चुका पाते हैं, ऋण के चंगुल में फंस जाते हैं, तो क्या स्थिति होता है, आइए जानते हैं। वो भी स्थिति है, उसको भी समझ लेते हैं कि क्या बात है, वो कैसे है। देखिए, ऋण की सुविधा एक ओर हमें अपनी आवश्यकता, आय, संपत्तियों में वृद्धि के अवसर प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर यह कई लोगों को ऋण के बोझ में जकड़ भी लेती है। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें। एक छोटी किसान है ना, एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली लगाती है, इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज अदा कर देगी, है ना। खेती के खर्चों के लिए वह साहूकार से ऋण लेती है, लेकिन कीटों की हमले से फसल बर्बाद हो जाती है ना, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। यदि सपना है ना, तो स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वह साहूकार को पैसा लौटाने में असफल रहती है। ठीक है, और साल के अंदर यह ऋण बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना ऋण वापस कर सके। अब सोचो, एक बार तो कर्ज ली, दोबारा कर्ज ले ली है, एक संकट और हो गया है। ऋण वापस कर सके, वह कर्ज के जाल में फंस जाती है। उसे ऋण को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। अब देखो, स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से उसकी ऋण अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना को कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर खराब कर दी। इससे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है ना। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। यहाँ ऋण ने नकारात्मक भूमिका अदा की है। आपने देखा कि वहाँ पे सुरेश ने अच्छे से भरा और अपना काम निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे देख लिया ना, तो ये गरीबों के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि वो ऋण कैसे अदा कर पाएगा, ऋण को कैसे जमा कर पाएगा। देखिए सपना के साथ क्या क्या समस्या हुई। देखिए सपना का ऋण बड़ी रकम कैसे बन जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 बार ले ली और उस पर ब्याज बढ़ता जा रहा है और 2 सालों तक नहीं भर पाई। इसलिए
यदि एक व्यक्ति जरूरत के समय 10,000 रुपये का ऋण 5 रुपये सैकड़े के हिसाब से ले ले तो उसे 1 वर्ष के बाद कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, ये आप मैथमेटिक्स से निकाल लीजिएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यदि एक व्यक्ति जरूरत के समय 10,000 रुपये का ऋण 5 रुपये सैकड़े के हिसाब से ले ले तो उसे 1 वर्ष के बाद कितने रुपए देने होंगे। मान लो 1,000 में उसे 50 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 10,000 में कितने देने पड़ेंगे, 500 रुपये। 12 महीने में कितने हो जाएंगे, 12 महीने में 12×5 = 60, 6,000 रुपये उसका ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से है। स्व सहायता समूह गिरवी रखने के शर्त को कैसे संभाल पाते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, स्व सहायता समूह देखिए क्या है कि वो अपने इकट्ठा किए पैसे का ही उपयोग करते हैं, जिससे गिरवी रखे हैं उसको उधार से छुटकारा पाने में उसका मदद करते हैं जो व्यक्ति गिरवी रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि आपके गांव में स्व सहायता समूह वाले महिलाएं लोग 10 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें 10-10, 20-20 रुपए करके इकट्ठा करते हैं। पता चला साल 1.5 साल के बाद उन लोगों के पास 10-20 हज़ार रुपये हो गया, तो वो लोग एक दूसरे का जो है मदद करते हैं कि जैसे मान लीजिए अब हम कर्ज लिए हैं, तो कर्ज हम लिए हैं तो हमको पैसा दे देंगे उसको चुकाने के लिए, और धीरे धीरे करके मैं फिर उसे भर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। आइए आगे देखते हैं ऋण की शर्त। ठीक है, ऋण की शर्तें यानी ऋण की परिस्थितियों को समझने के लिए ऋण की शर्तें समझना जरूरी होती है कि इसका शर्त यानी शर्त क्या है। ठीक है, कभी बैठो मत और मंजिल तो ऋण हो जाता है, ये आप समझ लिए कि ऋण की परिस्थितियों को समझने के लिए ऋण की शर्तें समझना जरूरी हो जाता है। हर ऋण में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार मूल रकम के साथ यानी उसका मूल जो पैसा है उसके साथ अदा करता है। ठीक है, इसके अलावा उधारदाता यानी कोई भी चीज गिरवी रखने की मांग कर सकता है। ये ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति को बेचने का अधिकार हो जाता है, अर्थात बैंक उसके संपत्ति को बेच सकता है, क्योंकि वो ऋण देने से पहले ये ऐसा शर्त किया रहता है, शर्त मनवाया रहता है। ठीक है, आइए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपका है उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि संस्थागत साख यानी बैंक, सोसाइटी आदि में ऋण की शर्तें सरल यानी कम ब्याज और ग्राहकों के अनुकूल होती है। जैसे कि आपने कक्षा 9th में पढ़ा, किसान छोटे व्यवसायी, कारीगरों व जरूरतमंदों को सस्ते ऋण की उपलब्ध कराने के लिए सरकारी प्रयास जारी है। ये प्रयास उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता करती है, साथ ही उन्हें ऋण के लिए सार्थक वातावरण भी प्रदान करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है, आप पिछली बार पढ़े थे ना संस्थागत साख और गैर संस्थागत। तो संस्थागत साख में होता यह है कि संस्थागत साख में आप जैसे बैंक से लेंगे लोन यानी ऋण लेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जो ऋण लोग लेते हैं किससे, कुछ लोग जो है ऋण जो है मंजिल उससे लेते हैं, ये आपका कहा जाए सेठ साहूकारों से, तो उससे ज़्यादा जो है ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे आइए देखते हैं क्या है भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है। हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जिक्र कई बार आया है और इस व्यवस्था को बनाने एवं उसमें विश्वास रखने में उसकी अहम भूमिका है। बैंकों की व्यवस्था के कारण ही बैंक खाते
मुद्रा का स्वरूप लेते हैं। अपनी जरूरतों के अनुसार हम नगद निकाल सकते हैं या चेक द्वारा लेन देन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंकों पर कई नियम लागू करती है या करवाती है। उदाहरण के लिए बैंक को अपने सभी डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। डिपॉजिट का 4% भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना होता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसके पास नगद की कमी न हो, खातेदारों को मांगने पर नगद दिया जा सके। ठीक है, ऐसा करने के लिए जो है इस बैंक का उपयोग किया जाता है। देखिए कह रहा है कि 4%, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए है तो उसका 4%, मान लीजिए आपके पास जो बैंक है 1,00,000 रुपए का बैंक है तो उस 1,00,000 रुपए का बैंक का 1,00,000 का 4% रुपए कहाँ होगा जमा? आरबीआई में जमा होगा, ताकि कभी भी दिक्कत ना हो, तुरंत उस पैसे को निर्गमित कर सके आरबीआई। ठीक है, तो किया जा सके। इसके लिए वे अपने अनुभव अनुसार, है ना, अनुभव अनुसार अलग से नगद रखते हैं। इसी प्रकार बैंक को हर खातेदार के लिए 1,00,000 का डिपॉजिट बीमा करवाना होता है। यदि बैंक किसी परिस्थिति में नहीं चल पाए तो इस बीमा का उपयोग कर सकते हैं, यानी इस बीमा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार बैंक के प्रति अफवाहें फैलती है कि बैंक घाटे में जा रहा है, लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में आरबीआई को आगे आकर संभालना होता है, क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दायित्व है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में रुपए एवं पैसों की कमी न हो। इसके लिए जरूरत के अनुसार वह सरकार से नोट छपवाने और सिक्के बनवाने की मांग भी करती है। साथ ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में नकली नोट न चले, इसलिए सख्त निगरानी भी रखनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए ये बैंक का लेन देन की व्यवस्था है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के लेन देन पर कई नियम लागू करती है। उदाहरण के लिए आइए हम समझते हैं कि ये कौन कौन सा नियम है, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये नियम आपका कौन कौन सा है ये पता चल जाएगा। देखिए तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कुछ जो है नियम है। देखिए कोई भी वाणिज्य बैंक अपने मुनाफे के लिए संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। यदि उसके पास कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है और कर्जदार ऋण अदा नहीं कर पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपनी रकम वसूल सकती है। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि शेयर बाजार में बैंक सीमित पैसे ही लगा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बैंकों की निगरानी करने का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना कि उनके बैंकों द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित है और लोगों द्वारा वापस नहीं किए जाने वाले ऋण बहुत सीमित संख्या में है। कई बार इसके लिए सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत होती है। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए इस तरह की निगरानी आवश्यक होती है, जरूरी है। अगर इस तरह की व्यवस्था बनाए रखना है तो ये निगरानी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे ध्यान से बस सुनने की जरूरत है। दूसरी तरफ सरकार के नियमों के अनुसार कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात ऋण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, है ना, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैंकों द्वारा दबाव बनाया जाता है कि वे इन क्षेत्रों के लिए ऋण दें। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा कृषि, शिक्षा, आवास, छोटे उद्योग, निर्यात आदि क्षेत्रों के लिए 40% ऋण देने का आदेश है। ठीक है, इस प्रकार सरकार की भूमिका बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखना है ताकि यह सुगम और सुरक्षित रहे। इसके लिए साथ साथ विकास की दृष्टि से ऋण व्यवस्था को वंचित समूह या क्षेत्रों तक पहुंचाने का अहम लक्ष्य भी है। ठीक है, ये है आपका 18 अध्याय।
तो अब आपको एक क्वेश्चन मिलता है और इस क्वेश्चन को आप जो है हल करके जो है भेजेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आप अच्छे से सुनिए, उसे एक बार नहीं 2 बार सुनिए, लेकिन आप सुनिए और उसे समझ करके फिर अपने शब्दों में लिख करके आंसर भेज दीजिए। सही विकल्प हल कर दिया जाए। देख लीजिए, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। मुद्रा के स्वरूप है, क्या है? सोना चांदी, पशु, बैंक के चालू खाते, मकान। क्या है? बैंक के चालू खाते। ठीक है, मकान वकान मुद्रा का स्वरूप नहीं। ठीक है, सोना चांदी ये सब वस्तु में आ जाएंगे। ठीक, संस्थागत साख में शामिल नहीं है। संस्थागत साख में शामिल नहीं है। संस्थागत साख में शामिल कौन नहीं है? व्यापारी है? नहीं, बैंक है, सहकारी समिति है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है? ये आपका बचत खाते में, चालू खाता में, स्थायी जमा खाता में। स्थायी जमा खाता में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए ये सब आप बना लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले दिन फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।